नमस्कार। क्लास 12 बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझ रहे थे। इसके अंदर हमने हेनरी फ्योल और पीटर एफ ड्रकर के बारे में कुछ समझाया था। आज हम समझते हैं पीटर एफ ड्रकर ने जो प्रबंध की कुछ तकनीकें दी हैं, उन तकनीकों के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें सबसे पहली आती है उद्देश्य द्वारा प्रबंध। देखिए, सबसे पहले इस उद्देश्य द्वारा प्रबंध के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो यह एक प्रबंध की तकनीक है। पहली बात, यह एक प्रबंध की तकनीक है जिसका प्रतिपादन पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में किया था। इस तकनीक का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था और इस तकनीक को प्रोफेसर स्लेह ने इसे परिणामों द्वारा प्रबंध के नाम से प्रस्तुत किया है। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट है जो इस तकनीक से संबंधित है, जिसमें सबसे पहला आता है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या है। तो यह एक प्रबंध की तकनीक है जिसका प्रतिपादन पीटर एफ ड्रकर ने किया था 1954 में। इसका विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था और प्रोफेसर स्ले ने इसे परिणामों द्वारा प्रबंध के नाम से प्रस्तुत भी किया है। नेक्स्ट, आखिर ये होता क्या है? तो स्पष्ट उद्देश्यों के बिना प्रबंध करना एक अव्यवस्थित कार्य है। इस कथन को लेकर हम इस तकनीक को प्रारंभ करते हैं। इस तकनीक को समझते हैं कि जब तक किसी संस्था या किसी व्यापार या बिजनेस का उद्देश्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक उसका प्रबंध करना एक अव्यवस्थित कार्य माना जाता है। प्रबंध करने से पूर्व प्रबंध क्यों करें, इसका उद्देश्य पूर्व निश्चित होना चाहिए कि जब हम प्रबंध कर रहे हैं, हमने जब प्रबंध का काम स्टार्ट किया, मैनेजमेंट करना स्टार्ट करेंगे, उस समय पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हम प्रबंध क्यों कर रहे हैं। यदि इसी बात को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी स्तर के प्रबंधक तथा अधीनस्थ मिलकर संयुक्त रूप से संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। देखिए, उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसके अंदर आपके प्रबंधक और अधीनस्थ सभी मिलकर संस्थागत और व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारित करते हैं और फिर उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करते हैं। जिन उद्देश्यों का आपने निर्धारण किया है, उनको पूरा करने के लिए प्रबंधकीय क्रिया, मतलब जो भी आपने उनको पूरा, जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उनको पूरा करने के लिए प्रबंध की क्रियाओं का संचालन किया जाता है, जिसमें संचालकों का प्रभावी उपयोग किया जा सके और व्यक्ति, संगठन, पर्यावरण में एकीकरण स्थापित किया जा सके। यही आपके उद्देश्य द्वारा प्रबंध की तकनीक। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध क्या है। मोटे तौर पर हमने उसके बारे में जो समझ लिया था, एक बार फिर से उसका रीडिंग लगा के समझने की कोशिश करते हैं कि इस तकनीक का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। 1954 में पीटर एफ ड्रकर ने इसको प्रतिपादित किया था और प्रोफेसर स्ले ने इसका नाम बदला था। इसकी कुछ प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति, यह एक कार्यात्मक अवधारणा है जो उद्देश्य निर्धारण को अत्यंत महत्व देती है। देखिए, कार्यात्मक अवधारणा है, इसमें काम करने को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो एक उद्देश्य निर्धारण करना उसका महत्व देती है, मतलब अत्यंत महत्व है। यह अवधारणा उद्देश्य के निर्धारण की प्रक्रिया पर जोर देती है, न कि क्रियान्वयन के साधनों पर। ये जो अवधारणा है वो उद्देश्य निर्धारित करने पर ज़्यादा फोकस करती है, काम करने पर नहीं। काम आपको सेकंड ऑप्शन में करना, लेकिन पहले आपका स्टेप रहता है कि आप यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिएगा। यह विचारधारा सहभागिता के विचार पर आधारित है और यह परिणाम मुख्य विचारधारा है। मतलब ये सहभागिता की विचारधारा, एक दूसरे का को हेल्प करने के पर्पज से इसको अपनाया जाता है। नेक्स्ट आता है उद्देश्य द्वारा प्रबंध के गुण या लाभ। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग गुण है इसमें। पहला, संस्था के लिए यदि गुण देखे जाए तो इसके अंदर सबसे पहला आता है श्रेष्ठ प्रबंधन। देखिए, आपने पहले से उद्देश्य निर्धारित कर रखा है तो आपका मैनेजमेंट अच्छे ढंग से होगा। श्रेष्ठ नियोजन, आप सही ढंग से योजनाएं बना सकोगे। संगठन की स्पष्टता, आपका संगठन किस उद्देश्य या किस कार्य के लिए स्थापित है उस वो बिल्कुल क्लैरिटी आपके सामने आएगी। वचनबद्धता, वचनबद्ध निष्पादन, जो काम आप पूरा करोगे उसके लिए पहले से आप अपने आप को वचनबद्ध कर लोगे। मीन्स एक काम को पहले से सही ढंग से पूरा करने की कोशिश की जाती है। और प्रभावी नियंत्रण, जब आपने पहले से एस्टिमेट लगा दिया जाता है, पहले से एस्टिमेट आपके पास में हो तो आप उसका जो कंट्रोल पावर है वो बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है उच्च प्रबंधकों को लाभ। जो हायर मैनेजमेंट होता है उनको क्या लाभ होता है? अधीनस्थों के मार्गदर्शन एवं उनको कार्य मूल्यांकन में सुगमता। देखिए, हायर लेवल के मैनेजमेंट
के लिए जितने भी अधीनस्थ हैं, मतलब जिन उनके जो लोअर वर्कर हैं, उनको मार्गदर्शन मतलब उनको गाइडेंस देना अच्छे ढंग से हो पाएगा। साथ में उन्होंने क्या काम किया उसका वैल्यूएशन सही ढंग से आप कर सकते हो। अधीनस्थों को अभिप्रेरित करने में सुविधा है। जितने भी अधीनस्थ हैं उन्हें बार बार मोटिवेट करने के लिए भी आपके लिए प्रकार से ये सही है। विभागों एवं कर्मचारियों के मध्य समन्वय सरल हो जाता है। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है वो और उनके कर्मचारियों के मध्य आपका कोऑर्डिनेशन सही ढंग से स्थापित रहता है, क्योंकि आपको ये पहले से पता है कि हमें क्या काम करना है। अधीनस्थों को क्या लाभ है, तो अधीनस्थों के लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कर्मचारियों को अपने लक्ष्य का ज्ञान होने में सहायता होता है। कर्मचारियों को उनका लक्ष्य पता होता है कि उन्हें किस बिंदु तक जाके रुकना है। कार्य संतुष्टि में वृद्धि होती है तथा निराशा समाप्त हो जाती है। जैसे ही उन्हें उद्देश्य पहले से पता होता है तो वो अपने किए गए कार्य से संतुष्ट होते हैं। उन्हें जो काम न होने की जो निराशा होती है वो समाप्त हो जाती है। अधीनस्थ अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब उन्हें पहले से पता है हमें इस स्तर तक पहुंचना है, इस बिंदु तक पहुंचना है, तो वो काम अच्छे ढंग से करते हैं और मोटिवेट होकर काम करते हैं। वरिष्ठ प्रबंधकों से निरंतर संपर्क होने के कारण भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होती है। जितने भी हायर लेवल के मैनेजमेंट है उनसे रेगुलर जब आप कांटेक्ट में रहते हैं, रेगुलर जब अधीनस्थ कांटेक्ट में रहते हैं, तो किसी प्रकार की अनावश्यक रूप से भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होती है, भ्रम उत्पन्न नहीं होते हैं। व्यक्तिगत पहलपन एवं क्षमता में वृद्धि होती है। जो पर्सनली जो क्रिएटिविटी है, पर्सनली जो वर्क एफिशिएंसी है उसमें इंक्रीजिंग होता है। तो ये कुछ गुण थे जो उद्देश्य द्वारा प्रबंध के माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमाएं। सिंपल सी बात है, जहां गुण होते हैं तो दोष भी होंगे। सीमाएं पहला है उद्देश्य निर्धारण में कठिनाइयां। आसानी से उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। कौन क्या उद्देश्य रखना है, क्या पर्पज होगा, उसका निर्धारण सही ढंग से नहीं हो पाता है। संतुलन की समस्या, एक बैलेंसिंग नहीं हो पाती है। जो संतुलन है आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं सेट हो पाता है। बेलोचता में कठिनाइयाँ, जैसे जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं तो जनरली एक संस्था का स्तर एक फ्लैक्सी होता है। संस्था एक फ्लैक्सिबल होता है, कभी बढ़ता घटता इधर उधर, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि एक स्थिर नहीं रह पाता है। तो उसे कह सकते हैं कि उसको हम बैलोच नहीं बना सकते। वैसे भी काम फ्लैक्सिबल होते हैं, काम इजीली बहुत बार बदल जाते हैं। इसीलिए कुछ अन्य दोष भी है, जिसमें पहला आता है उच्च प्रबंधकों की सहभागिता एवं सहयोग का अभाव। जो हायर लेवल के मैनेजमेंट होते हैं वो इजीली हर किसी को सहयोग नहीं करते हैं। थोड़ा सा सहभागिता की कमी रहती है, तो वो इसमें थोड़ा सा कारगर साबित नहीं हो पाएगा। अधीनस्थों को उचित रूप से अभिप्रेरित नहीं किया जाना। जितने भी अधीनस्थ वर्कर है उनको सही ढंग से यदि प्रेरित नहीं किया जा रहा है तो ये सही ढंग से संचालित नहीं हो पाएगा। वरिष्ठ प्रबंधकों तथा अधीनस्थों में व्यक्तिगत संघर्ष का पाया जाना। जो भी आपके उच्च स्तरीय प्रबंधक है और अधीनस्थ है उनके बीच व्यक्तिगत संघर्ष होने के कारण भी ये थोड़ा सा समस्या उत्पन्न कर सकता है। प्रबंधकों एवं कार्यक्रम के प्रति सच्ची निष्ठा का अभाव पाया जाता है। जो भी प्रबंधक है उनके बीच सच्ची निष्ठा नहीं हो पाती है, ईमानदारी से काम नहीं कर पाते हैं एवं दीर्घकालीन नियोजन की उपेक्षा कर अल्पकालीन लक्ष्य पर अधिक बल देता है। देखिए, जो लॉन्ग टर्म के जो मतलब फोकस ना करके शॉर्ट टर्म प्लान बनाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना अपवाद द्वारा प्रबंध। देखिए, ये था उद्देश्य द्वारा प्रबंध। प्रबंध की एक दूसरी तकनीक आती है अपवाद द्वारा प्रबंध। ये क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध वह तकनीक है जो यह बताती है कि उन समस्त कार्यों तथा मामलों में उच्च प्रबंधकों का ध्यान आकृष्ट नहीं किया जाना चाहिए जो नियमित रूप से निर्धारित परिणामों की उपलब्धि दे रहे हैं। वे कार्य तो अधीनस्थ प्रबंधकों द्वारा ही किए जाने चाहिए। उच्च अधिकारियों का ध्यान एवं उनका सहयोग केवल उन परिस्थितियों मामलों की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए जो अपवाद स्वरूप उत्पन्न हो रहे हो। देखिए, कहने का तात्पर्य होता है कि संस्था में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हर रोज होने वाले हैं। जैसे मान लीजिए एक एम्प्लॉय आज छुट्टी पे रहने वाला है, तो उसने जो भी उसका प्रबंधक है, अधीनस्थ प्रबंधक, उसको फोन किया कि सर मैं आज स्कूल या मैं सर आज ड्यूटी पे नहीं आ सकता हूँ। तो ये कॉमन बात है, नहीं आ सकता, कोई इशू नहीं, उसकी जगह आप किसी और को अरेंज कर सकते हो। तो ये एक सामान्य कार्य होते हैं। तो इस तकनीक का मतलब ये होता है कि जितने भी सामान्य काम हैं, जो रेगुलर होने वाले काम हैं, उनके अंदर आप अपने उच्च स्तरीय प्रबंधकों को नहीं घसीटना है, उनको वहां पे नहीं लाना है,
उनका ध्यान इस प्रकार के कार्यों में नहीं आकर्षित करना है। उन्हें केवल उन्हीं कार्यों के लिए आकर्षित करना जिसके अंदर जो अपवाद स्वरूप हो रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति छोड़ के जा रहा है या कोई आपको बड़ा डिसीजन लेना है, तो उसमें उनको आप लेके आइएगा। अदरवाइज उच्च स्तरीय प्रबंधकों को हर किसी काम में नहीं लाने की कोशिश करना, यही अपवाद द्वारा प्रबंध कहलाता है। इस तकनीक की प्रयुक्ति व्यवसाय में 19वीं शताब्दी के अंत में हुई थी, जिसकी पहचान का श्रेय वैज्ञानिक प्रबंधक के पिता टेलर को जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस तकनीक का प्रतिपादन किया, इसका विकास किया है। अपवाद द्वारा प्रबंध की कुछ महत्व हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है प्रबंधकों की व्यक्तिगत समय की बचत होती है। हर छोटी छोटी बातें जब आप उच्च स्तरीय प्रबंध के पास नहीं लेके जा रहे हो तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होता है, टाइम बच जाता है। अधिशासी प्रयत्नों की वांछित समय में स्थान का संकेंद्रित ये किया जा सकता है। मतलब जो भी आपके जितने भी काम किए गए हैं, जो उन्हें एक सेंट्रलाइज करके भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। प्रबंधकीय क्षेत्र की व्यापकता प्रदान करना आसान हो जाता है। जो मैनेजमेंट का जो एरिया है, जो मैनेजरिंग एरिया है, उसे आप इजीली फैला सकते हो। अधिक योग्य एवं उच्च वेतन वाले व्यक्तियों को उच्च प्रत्याय वाले कार्यों पर लगाया जा सकता है। जो हायर सैलरी और हायर क्वालिफाइड पर्सन होता है, उसे आप उच्च स्तरीय जो मतलब हायर रिटर्न वाले वर्क होते हैं, वहाँ पर आप उसको भेज सकते हो। संकट एवं कठिनाइयों को शीघ्र जाना जा सकता है। अवसरों एवं कठिनाइयों के प्रति प्रबंध को सावधान किया जा सकता है। जब आप सारे ही काम आप अपने स्तर पर खुद कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि आगे जाके क्या संकट आने वाला है, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएगी, जिसके प्रति आप अपने प्रबंध को पहले से अवेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अपवाद द्वारा प्रबंध की सीमाएं। कुछ सीमाएं हैं, जिसमें पहला आता है अपवाद द्वारा प्रबंध की तकनीक प्राय अविश्वसनीय समंकों पर आधारित होती है। जब आप हर सारी बातें अपने प्रबंधक तक नहीं पहुंचाते हो तो उसे एक प्रकार से अविश्वसनीय समंक माना जाता है। यह संगठन के व्यक्तिगत विचार को बढ़ावा देती है। यहाँ पर्सनली जो थॉट्स होते हैं उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाती है कि हर व्यक्ति अपने आप को आगे प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। यह तकनीकी कागजी कार्रवाई को बढ़ाती है, मतलब इसके अंदर आपके पेपर वर्क ज़्यादा बढ़ जाता है। यह प्रणाली अपवादों की प्रस्तुति के अभाव में सब कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है ये मानकर चलती रहती है। इससे प्रबंधक को झूठी सुरक्षा प्राप्त होती है। मतलब जब सारी इंफॉर्मेशन आपके हायर मैनेजमेंट को नहीं मिलती है तो यही समझा जाता है कि सारे काम सही ढंग से हो रहे हैं, ऐसा मानकर ही वो व्यक्ति चलता है, जो कई बार एक खतरे का निशान भी उत्पन्न हो सकता है। यह प्रणाली अनेक घटकों जैसे मानवीय व्यवहार आदि की माप ठीक तरह से नहीं करती है। इस तरह से आपके कुछ ऐसी भी स्थितियां बनती है कि जो आपके मानवीय व्यवहारों को ठीक ढंग से मापा नहीं जाता है। नेक्स्ट आता है व्यू रचनात्मक प्रबंध। प्रबंध की अगली तकनीक है व्यू रचनात्मक। व्यू रचना प्रबंध का अर्थ संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण, व्यू रचना का निर्माण, उसे लागू करने एवं क्रियान्वित करने का प्रबंध की प्रक्रिया है और समयांतराल से उनसे संबंधित उपयुक्त सुधारात्मक कदमों को उठाया जाता है। देखिए, व्यू रचना के अंदर आप उद्देश्यों का निर्धारण करोगे, उन्हें पूरा करने के लिए किस तरह से उनकी कार्यविधि का निर्धारण करना है, वही एक प्रकार से आपकी व्यू रचना होती है। व्यू रचना की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला, यह एक औपचारिक प्रबंध की प्रक्रिया मानी जाती है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तर्क संगत एवं क्रमबद्ध कदमों का उपयोग किया जाता है। यहाँ आपके जो भी उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों को आप एक सीरियल वाइज प्राप्त करने की कोशिश करते हो। उन्हें लॉजिकली उन्हें प्राप्त करने के लिए एक प्रयास किया जाता है और जो आपने स्टेप फॉलो किए हैं उन्हें सही ढंग से यूटिलाइज करने का काम करोगे। संगठन में व्यू रचनात्मक प्रबंध का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। जो भी आपका व्यू रचनात्मक कार्य है वो आपके हायर मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा। व्यू रचनात्मक प्रबंध का संबंध साध्य एवं साधन दोनों से है। जो आपका व्यू रचनात्मक प्रबंध है वो साध्य एवं साधन, साध्य का मतलब जो काम करने वाला है, साधन जो जिससे काम किया जा रहा है, दोनों से संबंधित है। आपकी रचनाएं दोनों से संबंधित बनाई जाती है। जो पॉलिसी बनती है वो साध्य और साधन दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। व्यू रचना प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। यह एक मूवेबल प्रोसेस होता है। आप इजीली उसको कन्वर्ट करते हो, बदलते हो, बार बार बनने वाली क्रियाएं हैं। यह एक भविष्योन्मुखी प्रक्रिया है। व्यू रचना भविष्य के लिए बनाई जाती है। जो आगामी होने वाले कार्यों के लिए आपको व्यू रचना बनानी है, इन फ्यूचर आप क्या काम करोगे और किस तरह से करोगे, उसके लिए आपको व्यू रचनाएं बनाई जाती है। व्यू रचना के कुछ महत्व हैं। व्यू रचना प्रबंध व्यवसाय में कुशल संचालन में सहायक होता है। कुशल संचालन का मतलब होता है
कि सही ढंग से एक बिजनेस ऑपरेट हो, उसमें एक आपका जो व्यू रचना है वो एक हेल्प करता है। प्रबंध के माध्यम से संस्था के कर्मचारियों को संगठन के उद्देश्यों की जानकारी हो जाती है। इसी मैनेजमेंट के बेस पे, इसी तकनीक के आधार पर आपके संस्था में काम करने वाले कर्मचारी है उनको संस्था के उद्देश्यों की जानकारी प्रदान की जाती है। प्रबंधक वातावरणीय चुनौतियों का सामना करने के साथ विशेष अवसरों का लाभ उठाने भी योग्य हो जाते हैं। जो भी आपके प्रबंधक हैं वो आपके व्यवसाय में होने वाली जो पर्यावरणीय चुनौती है, जो बिजनेस के आउटसोर्सर जितने भी चुनौती होती है, जो चैलेंजेज है, उनको पूरा करने के लिए स्पेशली जो अवसर क्रिएट हो जाए उनको पूरा करने के लिए योग्य बनाते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सहायता प्रदान करते हैं। बेस्ट डिसीजन लेने में आपका ये हेल्प करती है। व्यू रचनात्मक प्रबंध द्वारा संगठन की योग्यता एवं दक्षता में वृद्धि की जाती है। एक प्रबंध की जो योग्यता है या उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसको अच्छा करने में ये काम करती है। व्यू रचनात्मक प्रबंध परिवर्तनों के प्रतिरोध में कमी लाता है। जो आपके कंट्रोवर्सी होती है उसमें थोड़ा सा कम लाने की कोशिश करता है। तो देखिएगा ये आपका चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, जो यहाँ तक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न सेंड कर लूँगा, आप उसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट अब हमने हमारे इस बिजनेस के अंदर 2 चैप्टर और बचे हैं। उसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है और वो 2 चैप्टर हैं आपके चैप्टर नंबर 11 एंड 12। उद्यमिता और उद्यमिता विकास करके 2 चैप्टर हैं। पहला उद्यमिता विकास और दूसरा उद्यमिता विकास के लिए जो अपनाए जाने वाले कार्यक्रम हैं, उनसे संबंधित 2 चैप्टर और बचे हैं, उनको करके अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश कीजिएगा आप लोग कि इन चैप्टर्स को वापस रिवाइज करना है, आपको अपनी बुक से रीडिंग लगाना है, हमने आपको नोट्स भेजा है उनको देखना है। साथ में इन वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर सुनिएगा। नहीं समझ में आता आप हमसे ज़रूर बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और यदि आपको समझ में आती है या नहीं भी आती है, जब भी आप इस वीडियो को देखो आप उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब आप इस पे कमेंट करते हो तो हम इस बात से एंश्योर हो जाते हैं कि आपने हमारा वीडियो देखा है, और हमें इस प्रकार से थोड़ा सा इस तरह से हम ये फील कर लेते हैं कि आपने देखा है और आपको कोई समस्या नहीं है। तो यही आशा और यही उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारी बात अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। और भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे बताइएगा। धन्यवाद।